डॉक्टर साहब आ रही है आवाज हमारी? हाँ, अब आ रही है। आ रही है। शुरू कर रहे हैं हम। बिल्कुल शुरू कीजिए साहब। शुरू कर रहे हैं जी साहब। फेसबुक की दुनिया के हमारे प्यारे साथियों, आज हम एक खास मकसद से हम आपके बीच आए हैं। आज हमारे साथ मेडिकल कॉलेज झांसी के प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज झांसी के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सेंगर साहब आज हमारे बीच में हैं। और डॉक्टर नरेंद्र सेंगर साहब एक बहुत जाना पहचाना नाम है चिकित्सा के क्षेत्र में। आज से नहीं, कई दशकों से उनको झांसी और बुंदेलखंड के दर्शक अपने दिलों में पनाह दिए हुए हैं। चिकित्सा एक्चुअल एक प्रोफेशन से ज्यादा बढ़ के एक जन सेवा का काम होता है। डॉक्टर सेंगर ने हमेशा से ही जन सेवा के लिए अपने आप को बढ़ चढ़ कर पेश किया है। और पिछले साल से मार्च अप्रैल के बाद जब झांसी में कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ, तो झांसी के मेडिकल कॉलेज में एक कोविड वार्ड बनाया गया। और उस समय प्राइवेट नर्सिंग होम्स में कोविड के मरीजों को भर्ती करने की सुविधा नहीं थी। डॉक्टर सेंगर की निगरानी में और पैरामेडिकल कॉलेज में भी एक वार्ड कोरोना का विकसित किया गया और वहां पर भी कोरोना के पेशेंट्स रखे गए। और दोनों ही जगह डॉक्टर सेंगर ने बढ़ चढ़ के लोगों की सेवा की, कोरोना मरीजों की, और उनके दिलों में, उनके तीमारदारों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई। जाहिर है कि 2 सालों से कोरोना के मरीजों की सेवा में वो अपना सर्वस्व अर्पित करने में लगे हुए हैं और पूरी तरह समर्पित हैं। आज हम उनसे कोरोना के बारे में तमाम ऐसे छुए और अनछुए पहलू हैं जिनके बारे में बहुत कुछ हम जान चुके हैं और बहुत कुछ जानना भी बाकी है। डॉक्टर सेंगर सर बहुत कुछ जानते हैं कोरोना के बारे में, उनकी स्टडी अपनी है और उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी तैयार किए हैं कोरोना के बारे में। डॉक्टर सेंगर, मैं अपने तमाम फेसबुक के सुनने वाले साथियों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं इस फेसबुक लाइव के कार्यक्रम में आपकी शिरकत के लिए। मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आपने बहुत व्यस्त समय में से अपना समय हमें दिया है। आज हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हमारे तमाम फेसबुक के सुनने वाले आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर साहब, हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कोरोना के बारे में। 2 साल हिंदुस्तान में और झांसी बुंदेलखंड में इसको आए हुए लगभग अब होने वाले हैं और बहुत कुछ जान चुके हैं लोग कोरोना के बारे में। जैसे कोरोना होता कैसे है, इससे बचाव के लिए मास्क की जरूरत है, 2 गज डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है और हमें एक दूसरे को टच नहीं करना। ये सब बातें तो बहुत कॉमन हो चुकी हैं। आप ये बताइए कि ये जो सेकंड वेरिएंट इसका कोरोना का आया है, इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कई बार लोगों में, मरीजों में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते और उनके अंदर बीमारी होती है, उनके अंदर कोविड का प्रकोप डेवलप हो चुका होता है। तो ये क्या वजह है? ये झांसी और बुंदेलखंड में भी इस तरह के पेशेंट्स आप जो संपर्क में हैं, आपको क्या लगता है किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं यहाँ भी काफी तादाद में कि जिनमें कोई लक्षण ना दिखाई दे रहे हैं और जो मरीज हों उसके कोरोना के? अंजुम जी, डॉक्टर थैंक यू सेंगर, वेरी मच। आप हमें सुन पा रहे हैं? कृपया बिल्कुल, आप हमारे बहुत मधुर सवाल का आवाज जवाब मुझे अगर सुनाई आप पड़ दे रही। सकते हो तो दें। क्या अंजुम जी, बिना लक्षण वाले जो मरीज हैं वो ज्यादा तादाद में आ रहे हैं इसमें सेकंड वेरिएंट में इस बार? जी अंजुम जी, पहली बात तो बहुत बहुत आभार कि आपने इस तरह का प्रोग्राम रखा है, मुझे बुलाया है। बिना लक्षण आप वाले जो एक मरीज हैं वो ज्यादा तादाद में आ रहे हैं इसमें सेकंड वेरिएंट में इस बार? आपको मेरी आवाज आ रही पहली है? बात तो बहुत बहुत आभार कि आपने इस तरह का प्रोग्राम रखा है, मुझे बुलाया है। नहीं डॉक्टर साहब, हम लोग भी सब आपके बहुत आभारी हैं। वो ज्यादा तादाद में आ रहे हैं इसमें सेकंड वेरिएंट में इस बार? आप जितने अच्छे इंसान हैं उतने अच्छे हाँ, शायर आवाज भी आ हैं। रही है, आपकी आवाज आ रही है। अंजुम जी, पहली बात तो ये जो कोरोना की जो टीम है, आपकी आवाज आ रही है।
जी, मैं क्रेडिट देना चाहूंगा जो टीम के जो बेहतरी परफॉर्मेंस कर रही है माननीय योगीनाथ जी, आदित्य मुख्यमंत्री जी डॉक्टर को। साहब, मेरा सवाल ये था कि ये सेकंड जो वेरिएंट है, क्या इसमें ऐसे मरीजों की संख्या ज्यादा है जिनमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं और कोरोना है, उनके अंदर कोरोना का प्रकोप उनके अंदर आ चुका है? हाँ बिल्कुल अर्जुन जी, करीब 80% जो पेशेंट्स होते हैं कोरोना के वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। 20% मरीजों में थोड़े से मॉडरेट टू सीवियर लक्षण होते हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी तादाद 70 से 80% मरीज ऐसे हैं जिनमें लक्षण होते ही नहीं है और बिना लक्षण के उनके अंदर वायरस होता है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अगर लक्षण अगर कहीं दिखाई देते हैं तो हम उससे दूरी बनाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है लक्षण जिसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनमें लक्षण नहीं भी दिखाई दे रहे हैं उनसे भी हमें एहतियात रखना है लोगों से। बिल्कुल कि एक हमेशा 2 गज दूरी बना के रखनी है, मास्क पहनना है। कोई भी आदमी को वायरस कैरी कर सकता है, भले ही उससे लक्षण हो या ना हो। तो ये तो हमेशा जो बेसिक सिविक सेंस है, इसको हमेशा हमेशा अनुपालन करना पड़ेगा और हमें अनुशासित ही रहना पड़ेगा। अंजुम जी, जरा देखिए, जब जब ये अनुशासन में गड़बड़ी आएगी तब तब ये वायरस की जी, लहर बहुत आती शुक्रिया रहेंगी। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो सेकंड वेरिएंट है, इसके लक्षण क्या, जो पिछले साल जो कोरोना का वायरस आया था उससे कुछ हटके हैं? क्या लक्षण इसके हैं जो जिससे हम पहचान कर सकेंगे कि किसी में कोरोना है मरीज में या नहीं है? अंजुम जी, लक्षण तो करीब करीब वही है, लेकिन इस बार थोड़ा सीवियरिटी ज़्यादा है। बीमारी की सीवियरिटी ज़्यादा है, सीरियस मरीज ज़्यादा आ रहे हैं और कई बार स्किन के लक्षण भी आ रहे हैं, डायरिया करके प्रेजेंट कर रहा है, लोगों का स्वाद चला जाता है, लोगों की सूंघने की क्षमता चली जाती है। तो कुछ थोड़े से लक्षण अलग अलग तरह के हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि इस तरह के इस वेरिएंट में थोड़ी बीमारी की सीवियरिटी बढ़ी है। जी डॉक्टर साहब, ये जानना चाहता हूं कि ये जो होम आइसोलेशन का इस बार कुछ ज्यादा महत्व उसको दिया गया है, क्योंकि मरीजों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं उनको। कई प्राइवेट नर्सिंग होम्स में भी व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से और आप लोगों की तरफ से भी, लेकिन बेड नहीं मिल पा रहे हैं। तो होम आइसोलेशन पे बहुत जोर दिया जा रहा है। क्या होम आइसोलेशन से मरीज ठीक हो सकते हैं, हो रहे हैं? किन बिल्कुल मरीजों में अंजुम जी। होम आइसोलेशन से काम चल जाता है और ऐसे कौन से मरीज हैं कि जिनको हमें एडमिट कराना पड़ता है? अंजुम जी, ऐसे मरीज जिनमें बीमारी बिगड़ने की संभावनाएं कम होती हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा जाता है। जैसे जिनको बहुत ही कम लक्षण हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिनकी उम्र 60 साल से कम है, जिनको और कोई बीमारी जैसे डायबिटीज, कैंसर, किडनी के बीमार मरीज नहीं है, ऐसे मरीजों को होम आइसोलेशन में रख के उनकी निगरानी करी जाती है। और गवर्नमेंट स्तर से काफ़ी इंटीग्रेशन कंट्रोल सिस्टम की तरफ से बड़ी अच्छी निगरानी रखी जा रही है कि अगर कोई लक्षण बढ़ते हैं तो तुरंत उनको L2 सेंटर या L3 सेंटर में उनको एडमिट कर दिया जाता है। होम आइसोलेशन से फायदे हो रहे हैं क्योंकि मरीजों की संख्या बहुत बढ़ रही है और उनको घर में ही इलाज मिल जाता है। और हम जैसे मैंने कहा कि 80% मरीज तो माइल्ड सिम्टम वाले होते हैं, बहुत ही कम दवाइयों से, सिंपल दवाइयों से, एक्सरसाइज से, नॉर्मल चीज़ें करने से ही लोग ठीक हो जाते हैं। तो होम आइसोलेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जो उसमें अपनाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो ऑक्सीजन लेवल का इस समय ऑक्सीजन लेवल पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है और उसी के हिसाब से ये तय किया। अंजुम जी, आवाज आ रही है? अंजुम जी।
आवाज नहीं आ रही है। कैसे बढ़ेंगे यार? अंजुम जी, आवाज शायद नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हेलो। अंजुम जी, आवाज शायद नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा। हेलो। हाँ, आपकी आवाज तो हमें मिल रही है। अब ठीक है। हाँ, आवाज में आपकी थोड़ा आवाज डिले डॉक्टर साहब हो मिल रहा है। रही है हमें। ठीक है, आपने क्या सवाल पूछा अच्छा, था? आवाज पहुंची क्या आपको? हाँ, अब पहुंच रही है। हाँ, आपकी आवाज डॉक्टर साहब मिल रही है हमें। अब पहुंच रही है। हमने सवाल ये पूछा है आपसे। हाँ, मैंने सवाल डॉक्टर साहब ये पूछा था कि ये जो ऑक्सीजन लेवल के बारे में बार बार जिक्र किया जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो सीरियसनेस उसकी समझ में आती है मरीज की। तो कितने लेवल तक ऑक्सीजन लेवल जब होता है तो हम होम आइसोलेशन में रखते हैं मरीज को, और उसके बाद कहाँ पे जाके जब हमें फिर चिंता होती है हॉस्पिटलाइज करना चाहिए? ये अंजुम जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मली 96 से लेकर 99 तक होता है। और ऑक्सीजन लेवल कम होने का मतलब होता है कि वायरस जो होता है गले से लेकर नीचे उतर आया है फेफड़ों में। फेफड़ों में उतरने का मतलब होता है कि उसको निमोनिया सेट हो रहा है। और ये जो डेंजर मार्क है वो 93 के नीचे, अगर वायरल इन्फेक्शन है वो उतर के सीधा फेफड़ों में जा रहा है और निमोनिया पैदा कर रहा है, तो ऐसे मरीजों को हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। और इसमें एक बात बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि 1-2 सेकंड के लिए 80, 93 या 90 आ गया तो बड़ी समय, कम से कम 10 से 15 मिनट तक, 5 से 10 मिनट तक कम से कम ये लगातार कम रहेगा तो उसकी सिग्निफिकेंस होती है। कई बार ऐसा होता है कि रीडिंग 1 सेकंड के लिए रीडिंग 90 से 92 आ गई और फिर उसके बाद 99 हो गई, तो ये चिंताजनक बात नहीं होती है। हाँ, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने का मतलब यही होता है कि वायरस जो होता है फेफड़ों में उतर चुका है। फेफड़ों में उतर जाने का मतलब होता है उसने निमोनिया पैदा कर दिया है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका इलाज हॉस्पिटल में एडमिट करके होना चाहिए। हेलो जी अंजुम जी। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब, सीटी के बारे में मैं पूछ रहा था। ये सीटी स्कैन जो जांच है, ये एम्स के जो डॉक्टर गुलेरिया हैं उनका भी मैंने इंटरव्यू सुना था, और कई दूसरे डॉक्टर्स ने, देश के बड़े डॉक्टर्स ने ऐसा कहा है कि सीटी में जो विकिरण होता है वो कई बार घातक हो सकता है मरीजों के लिए। तो किन मरीजों में सीटी स्कैन की जरूरत होती है और किन में नहीं कराना चाहिए? देखिए अंजुम जी, ऐसा है कि आजकल सीटी कराने का प्रचलन चालू हो गया, जो ठीक नहीं है। एक सीटी स्कैन करीब 2.5 से 3 हज़ार एक्सरे के बराबर रेडिएशन होता है।
जो काफ़ी डेंजरस होता है। अगर बहुत ही कम लक्षण है तो सिंपल एक एक्सरे करा लेना चाहिए जो बेसलाइन की तरह काम करेगा। अगर मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन जाता है तो सीटी हाँ एक जरूर होना चाहिए, और उसके बाद सीरियली सीटी स्कैन से मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए, एक्सरे से मॉनिटरिंग होनी चाहिए डेली। एक एक्सरे करा के उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, या सीटी स्कैन जी रिपीट तभी करेंगे 5 से 10 दिन के बाद जब उसकी कंडीशन का क्लिनिकल पिक्चर चेंज होती है। ये बार बार सीटी कराना, हर आदमी को सीटी कराना ये उचित नहीं है। सीटी जी जी करा सकते हैं अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन माइल्ड मरीजों को सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर ज्यादा एंजाइटी हो तो सिंपल एक एक्सरे टेस्ट से काम चल सकता है। जी जी जी। आपका आपका मतलब है कि जब बहुत जरूरत है तब उसको कराना चाहिए, उसको रिपीट रिपीट भी नहीं कराना चाहिए। कई कई डॉक्टर्स उसको, जो मरीज ठीक हो जाता है तो उसमें रिपीट कराते हैं, तो रिपीट भी नहीं कराना चाहिए। ना, अगर मरीज ठीक होता जा रहा है तो उसकी तभी रिपीट कराने की आवश्यकता पड़ती है जब उसकी क्लिनिकल पिक्चर खराब होने लगती है, लगता है कि मरीज और खराब हो रहा है तो कुछ और चीज देखनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि लंग्स की ब्लड वेसल में क्लॉट जमा हो जाता है, तो क्लॉट को आइडेंटिफाई करने के लिए पल्मोनरी एंजियोग्राफी करनी पड़ती है, तो उसमें भी जी जी सीटी एंजियोग्राफी करानी पड़ती है। तो जी। ये डॉक्टर को डिसाइड करना चाहिए कि सीटी स्कैन कब कराया जाए, ना कि पेशेंट खुद डिसाइड करे। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक अक्सर लोग ये पूछते हैं कि अगर किसी मरीज को कोरोना हो जाए और उसके तीमारदार अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि उसको उसका खान पान किस तरह का होना चाहिए, कोई बहुत परहेज करने की क्या जरूरत होती है उसमें, उसमें कोई परहेज करना चाहिए, या फ्रिज का आइटम जो है, फ्रिज ठंडा जो पेय है या खाना है, तो इस तरह का जो आइसक्रीम है या कोई और आइटम है, ये उसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है? खाने पीने के बारे में क्या परहेज होना चाहिए? हाँ, पहली बात तो परहेज कोई नहीं है। परहेज हमें समय से ज़्यादा कैलोरीज देना है, हाई प्रोटीन डाइट देना है, ऐसी डाइट देना है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हो। जैसे स्पेशली कलरफुल जो फ्रूट्स होते हैं, लाल और पीले रंग के फ्रूट्स, इनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, इनको खूब खाना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट में जैसे पनीर है, दालें हैं, राजमा है, और अंडे का सफ़ेद वाला भाग है, हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए। क्योंकि ये वायरस में आपने देखा होगा कि वायरस से ठीक होने के बाद मरीजों का मसल मास बहुत कम हो जाता है, बहुत वीक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे मरीजों में हाइपर कैटाबोलिज्म होती है और मसल मास काफ़ी कम हो जाता है। तो न्यूट्रिशन हमें इन टर्म्स ऑफ मिनरल, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन के कंटेक्स्ट में बढ़ाना चाहिए। जहाँ तक सवाल है ठंडे पीने का, तो ये रिकमेंडेशन तो ये है कि गुनगुना, मतलब ठंडा पानी, तो मतलब कुछ जी क्लियर कट जी। एविडेंस नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हाँ ठंडा पानी चाहिए, दिन में 2-3 बार गरारे करने चाहिए। और ये मैंने देखा है, मेरे यूएस में भी कई सारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने डिस्कस किया है। तो यूएस में जो उनकी डॉक्टर्स की टीम है, उनका है कि सिंपल हाइजीन डॉक्टर मेंटेन साहब, करते ये हैं। आजकल चूंकि, जी जी, हाँ जी, बताइए। डॉक्टर साहब, ये चूंकि कोरोना की, जैसे कि पूरी दुनिया में ये माना जाता है, वैसे भी वायरस से जितने भी रोग होते हैं उनकी दवाएं बहुत कम होती हैं, होती भी नहीं है लगभग। तो उसी तरह का एक वायरस, कोरोना का भी वायरस है। इसकी चूंकि प्रेस्क्राइब कोई दवाएं नहीं है, तो ये देसी नुस्खे हैं, आयुर्वेदिक जैसे कि, और खान पान है, जैसे पपीता है, पपीते का पत्ता है, लौंग है, तुलसी है, नीम के पत्ते हैं, लहसुन, हल्दी, अदरक, शिलाजीत, टमाटर, ये क्या फायदेमंद हो सकते हैं कोरोना के मरीजों के लिए? अंजुम जी, जैसे मैंने बताया कि जो ये इस तरह कोई की चीज़ों में, इसमें कोई रिसर्च हुई है क्या दुनिया में, कि इनके बारे में मेडिकली कोई रिसर्च हुई है कि ये फायदेमंद हो सकते हैं, इनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? एलोपैथी में तो रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि आयुष डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशंस हैं कि कुछ काढ़े पीने की, दालचीनी खाने की, लौंग खाने की, अदरक खाने की, एंड ये टर्मेरिक यानी कि हल्दी खाने की। ये रिकमेंडेशन जरूर है कि इसमें एंटीवायरल कंपोनेंट्स होते हैं जो वायरस से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं।
और जी जी। ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं और एंटीवायरल कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें फायदा मिलता है। यस सर। डॉक्टर साहब ये जो योग और प्राणायाम जो है इसके बारे में बड़ा जोर दिया जा रहा है, और हमने देखा कि मेदांता के डॉक्टर अरविंद और ये जो एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया, ऐसे कई बड़े डॉक्टर्स योगा और प्राणायाम पे बहुत जोर दे रहे हैं कि वो उनको अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, और कोरोना वाले मरीजों को भी, और जिनको कोरोना नहीं भी है तो इसलिए कि उनके में इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो। योगा और प्राणायाम के बारे में आपकी क्या राय है? इसको कहाँ तक कितना महत्व दिया जाना चाहिए, कितना नहीं दिया जाना चाहिए? हाँ अंजुम जी, योगा प्राणायाम का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैंने खुद अपने मरीजों में देखा है, जिन मरीजों को लंग इंजरी, निमोनिया होते हैं, आरडीएस होते हैं, जिनमें हम प्राणायाम यानी कि लंग की फिजियोथेरेपी कराते हैं, उसमें नतीजे वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। मैंने खुद पर्सनल रूप से मैंने ऐसे जी मरीज देखे हैं जो जो मरीजों के पास पैसा नहीं था और उन्होंने रात भर ये क्रिया की, एक्सरसाइज की, और सुबह देखा कि एक्सरे बिल्कुल ठीक हो गया। तो डेफिनेटली चीज़ों का फायदा होता है। बेसिकली ये योगा है, लंग्स का एक टॉयलेटिंग करते हैं, लंग्स की पूरी सफाई करते हैं। तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ, मैं खुद करता हूँ और मैं अपने जी। मरीजों को भी रिकमेंड करता हूँ। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। ये थोड़ा सा कुछ लोग इसको डिस्करेज करते हैं प्राणायाम को, और खासतौर से श्वास की जो एक्सरसाइज है, डॉक्टर गुलेरिया का मैं इंटरव्यू एक दिन सुन रहा था तो वो ये बता रहे थे कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये है कि प्राणायाम में ध्यान जो, जैसे जिन मरीजों को हर्निया है, हर्निया के मरीजों को थोड़ा सा प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हर्निया बढ़ सकता है। अदरवाइज इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये हमेशा फायदेमंद होता है। जी 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 जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि अगर अगर जैसे एक तो कोविशील्ड इंडिया में है और कोवैक्सीन है, तो इनमें से अगर किसी को अगर एक वैक्सीन लगी है तो दूसरी डोज के लिए क्या वो दूसरी वैक्सीन ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती? अंजुम जी, इसमें ऐसा है, जो कोविशील्ड वैक्सीन और ये कोविशील्ड वैक्सीन, दोनों की मैकेनिज्म अलग है। दोनों का जो एंटीजन है वो अलग तरह के हैं। एक में इनएक्टिवेटेड वायरस है, एक में कैरियर वायरस के साथ जो जोड़ी गई है। तो दोनों को ऐसा नहीं, ठीक नहीं है कि एक लिया तो सेकंड डोज दूसरी वैक्सीन की चल जाएगी, ऐसा ठीक नहीं है। जो वैक्सीन ली है सेकंड डोज उसी वैक्सीन की होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये आजकल वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है पहले से, और एक डेट दी दी जाती है अक्सर के डेट पे आप आके वैक्सीन अपनी ले लें। कई बार ऐसा होता है कि जो कई महिलाएं और लड़कियां होती हैं, उनका जो मासिक पीरियड का जो टाइम होता है उस समय अगर वो डेट होती है तो क्या वो वैक्सीन ले सकती हैं? उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, मासिक धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह से डॉक्टर साहब
अंजू जी क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। हाँ, अब आ रही है आवाज। हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज। हेलो। Voice is not clear. Voice is not coming, sir. Do you know डॉक्टर voice? साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब मैं सुन पा रहा हूँ। मुझे मुझे आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, सुन पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? अंजुम जी मैं सुन पा रहा हूँ। यस, यस, यस। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ डॉक्टर साहब ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन अगर कोई लेता है तो वैक्सीन लगवाने के बाद क्या वो जिम जा सकता है या कोई अपने रूटीन की कोई एक्सरसाइज है वो कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब मैं सवाल ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे किसी ने वैक्सीनेशन अपना कराया है और वो उसके बाद अगर जिम जाना चाहे या अपनी रूटीन की एक्सरसाइज है वो करना चाहे तो क्या कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है सर, बिल्कुल कर सकता है। हाँ डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है, मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, वैक्सीन है, ये वैक्सीन अगर कोई लेता है तो वैक्सीन लगवाने के बाद अच्छा उसके लिए कोई वेट करने की या कोई बहुत खास रेस्ट लेने की जरूरत नहीं होती है उसको? देखिए, वैक्सीन लगने के बाद 24 घंटे से लेकर 36 घंटे तक थोड़ा दर्द हो सकता है, फीवर आ सकता है। अगर दर्द होता है, फीवर आता तो आप रेस्ट कर लीजिए, अदरवाइज रेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये कई लोग ड्रिंक भी करते हैं और वो ये सवाल ये पूछते हैं, अक्सर जानना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद क्या वो अपना जो ड्रिंक का उनका जो कार्यक्रम होता है वो शराब का सेवन कर सकते हैं क्या वैक्सीनेशन के बाद? शराब का सेवन करने में अगर रेगुलेटेड मात्रा में है, वैक्सीन से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ले सकते हैं। अगर लेकिन यह कि अगर बहुत जी। ज़्यादा अल्कोहल लेंगे, और बिंज अल्कोहल नहीं लेना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा पर इम्यून इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा में अच्छा। कमी आ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब अगर ये मॉडरेट। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर किसी ने पहली पहली डोज तो वैक्सीन की ले ली और उसके बाद दूसरी डोज लेने के पहले ही अगर मान लो वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है और वो समय पे फिर दूसरी डोज नहीं ले पाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करे वो? तो उसमें चाहिए कि कोरोना ठीक होने के बाद आरटीपीसीआर नेगेटिव आ जाए, उसके 14 दिन बाद उसका डोज लगना चाहिए। जी। क्योंकि कोरोना से भी, वायरस से भी उसको एक तरह से एक वैक्सीनेशन हो गया है, उसको एंटीजन मिल गई है। तो कोरोना भी एक तरह से अगर ठीक हो गया तो वो भी एक वैक्सीन की तरह ही काम करेगा। और ठीक होने के बाद आरटीपीसीआर नेगेटिव होने के बाद 14 दिन के बाद उसको रिपीट
नेक्स्ट डोज लगवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अपने झांसी में दो ऐसे पेशेंट जो म्यूकर माइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस कहा जा रहा है और जिसका बहुत आतंक इस समय देश में है, तो अपने झांसी में 2 लोगों की डेथ उससे हुई है। आप ये बता सकते हैं कि ये पहचान कैसे की जाए कि किसी में ब्लैक फंगस डेवलप हो रहा है, ये कैसे पता कर सकते हैं? देखिए सर, ब्लैक फंगस इसको मिकोर माइकोसिस कहते हैं। इसमें लक्षण नाक में आते हैं, आंखों पे लालामी, आंखों में डॉक्टर परेशानी होती है, साहब, आंखों के चारों तरफ कालापन पड़ जाता है, मुंह के अंदर तालू में कालापन पड़ जाता है, फिर ये आंख से अंदर घुस जाती है, ब्रेन के अंदर घुस जाती है। ब्रेन के अंदर घुस जाने पर ये तरह तरह के लक्षण पैदा कर सकती है, पैरालिसिस हो सकती है, मरीज को मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं और फिर बेहोश हो जाता है, और यही फिर डेथ का कारण होती है। जी अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि म्यूकर माइकोसिस से बचाना कैसे है। तो उसके लिए सर ये है कि म्यूकर माइकोसिस तो पूरे एनवायरनमेंट में है, फंगस है। जैसे आप अचार के अंदर पानी पड़ जाता है डॉक्टर और साहब, आपके अंदर ये फफूंदी। प्लाज्मा डोनेशन का जो एक सिस्टम चल रहा है और ये बहुत सारे लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, और इसकी भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है उसमें कि कोरोना के मरीजों को ठीक करने में प्लाज्मा डोनेट करने के बाद बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलता है। और कई लोग डोनेट भी कर रहे हैं और अखबारों में फोटो छपवा रहे हैं अपना। ये कई इसमें ऐसा पूरे देश में ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसका कोई रिसर्च में कोई ऐसा बहुत प्रूव नहीं हुआ है कि प्लाज्मा डोनेशन से कुछ बहुत ज्यादा मरीज ठीक हो सकता है। प्लाज्मा डोनेशन के बारे में आपकी क्या राय है? सर, प्लाज्मा डोनेशन के बारे में राय ये है कि ये अभी भी ऑफलाइन इंडिकेशन है। इसका मॉडरेट टू सीवियर मरीजों में कोई उपयोगिता नहीं पाई गई है। लेकिन ये है कि अर्ली स्टेज में अगर प्लाज्मा का इस्तेमाल कर लें तो फिर ये है कि ये देखा गया है कि इनकी रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाती है। अगर मरीज लेट होने लगता है तो फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, और अगर इस्तेमाल करना है तो सिम्टम आने के 7 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और इसके बाद की उपयोगिता नहीं रह जाती है। जी जी। ठीक है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये प्लाज्मा डोनेशन का जब ये बात आती है तो कई महिलाएं भी हैं जो अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहती हैं, तो महिलाओं से या खासतौर से गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनका प्लाज्मा डोनेशन में कोई अपन सहयोग ले सकते हैं क्या? नहीं, वो नहीं है उसमें। तो रिकमेंडेशन ये है, जिनको प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं, अबॉर्शंस हो चुके हैं, उनको प्लाज्मा नहीं दिया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, प्लाज्मा डोनेशन में महिलाएं भी सहयोग करना चाहती हैं और कई बार बढ़ चढ़ के आगे आती हैं कि हम भी अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं। महिलाओं का प्लाज्मा भी क्या लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, बट ये है कि इसमें ये देखा गया कि जिनको प्रेगनेंसी नंबर और प्रेगनेंसी ज़्यादा हो गई हैं तो उनको प्लाज्मा नहीं लिया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे जो जरूरी सवालात थे वो लगभग हम आपसे पूछ चुके हैं। कोरोना के मरीजों के बारे में कोई टिप्स, कोई राय आप अपनी तरफ से देना चाहते हो हमारे सुनने वालों के लिए? फेसबुक पूरी दुनिया में इस वक्त आपको सुना जा रहा है,
कोई खास टिप्स अगर देना चाहते हैं जिनसे हम बचाव कर सकें कोरोना से अपना, या जो कोरोना के मरीज हैं या उनके तीमारदार हैं उनके लिए कोई टिप्स आप देना चाहें, आपका एक लंबा तजुर्बा है, तो हम बहुत अनुग्रहित होंगे, आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। सर, मेरा मैसेज तो यही है कि कोरोना वायरस से बचने का एक तरीका है कि अपने आप को फिट रखना है। कहते हैं जो फिट है वो हिट है, और फिटनेस से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और जनरल सेंस ऑफ हाइजीन और एक अनुशासन के साथ जीवन जीना होगा। अगर फिटनेस रहेगी, अनुशासन के साथ जीवन जिएंगे, जनरल हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये वायरस अफेक्ट नहीं करेगा। और डार्विन का पुराना सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये आजकल के कंटेक्स्ट में कहा जा सकता है कि जो फिट है वो हिट है, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो हमें हर तरह से आपको फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली आपको क्या फिट बात है। रखना है, तो हो ही हम कोरोना से बच सकते हैं। अदरवाइज तो देखो समस्याएं आ सकती हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे फेसबुक के तमाम सुनने वालों को, दुनिया में जो हमें सुन रहे हैं, और खासतौर से झांसी और बुंदेलखंड के जो हमारे कोरोना से पीड़ित मरीज हैं, उनके तीमारदार हैं, उनके लिए मैं समझता हूं आपका ये साक्षात्कार, आपका ये जानकारियां जो आपने दी हैं आज साक्षात्कार के माध्यम से बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। हम बहुत बहुत आपका आभार ज्ञापित करते हैं, और फिर कभी इसी तरह का कोई अवसर हम बनाएंगे और आपको हम फिर इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में लाएंगे। तब तक के लिए हम बहुत आभारी हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू अंजुम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सर, थैंक्स। थैंक्स।